नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उगते सूर्य को अर्घ के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा हुआ संपन्न। पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा के शोक सभा में शामिल हुई उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हुई भावुक। और कांटी थाना क्षेत्र एनटीपीसी थर्मल पावर के समीप पुलिस ने छापेमारी कर 300 कार्टन शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की हेडलाइन, सब खबरें विस्तार से। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा उगते सूर्य को अर्घ के साथ संपन्न हुआ। कोरोना पर भारी पड़ी आस्था, शहर के सभी प्रमुख घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ी। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही शनिवार को लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो गया। व्रती व उनके परिजनों ने पूरी आस्था के साथ छठी मैया की पूजा अर्चना की। अर्घ के बाद पारण कर व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ा। इसके बाद सब ने प्रसाद ग्रहण किया। सिकंदरपुर, सीढ़ी घाट, साहू पोखर, पड़ाव पोखर समेत अन्य नदी घाटों पर अर्घ दिया गया। इससे पहले शुक्रवार शाम व्रतियों ने अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। वहीं अगले सुबह उगते सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए श्रद्धालु भोर से ही नदी घाटों, घर के बाहर व छत पर बने कृत्रिम घाटों पर पहुंचने लगे। पोखर व नदी में कोशी का विसर्जन करने के बाद दिया जलाकर प्रवाहित किया गया। इसके बाद व्रती घाट पर फल हाथों में लेकर पानी में खड़े होकर सूर्य देवता का ध्यान कर उनके उदय होने का इंतजार करने लगे। इस दौरान व्रतियों के परिजन ने घाट पर डाला सजाकर भगवान से कोरोना से मुक्ति देने की कामना की। मुजफ्फरपुर पहुंची उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। रविवार को जिले में पहुंची उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत और सरकार के गठन के संबंध में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि सरकार जनता की सेवा के लिए कृत संकल्पित है। बड़ी बात है कि आप देखे होंगे कि इस बार हमारा जो मैनिफेस्टो है कि हम विकास जो है हमारा मुख्य लक्ष्य है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है और दूसरा है कि बिहार को हमें आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। तो जब आत्मनिर्भर बिहार बनाना है तो मेरा विजन भी उसी तरह सरकार की होगी कि हम हर दृष्टि से चारों तरफ से हम काम करें और उसमें आप सभी का सहयोग। देखिए, एक सिर्फ विजन से नहीं होता है, इसमें तीसरा स्तंभ आप भी हैं। आप भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी अब मजबूत करना है। हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाएंगे। देखिए, विपक्ष जो है वो पल्ला झाड़ रहा है क्योंकि उसको विकसित बिहार नहीं चाहिए, लोगों को बरगलाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि विकसित बिहार बने। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हमारा, जो आप कहते हैं कि हम 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन के हम एम्प्लॉयमेंट देंगे और जो बचा हुआ नौकरी है उसको हम देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम सब मिलेंगे इकट्ठे, पक्ष हो विपक्ष हो, हमारा तीसरा स्तंभ हो, अगर तीनों की जवाबदेही अगर हम लेते हैं सरकार में, देखिए हम बड़ा स्पष्ट बोलते हैं सरकार में, तो निश्चित रूप से हमारा बिहार विकसित बिहार बन जाएगा। काहे कि मानिए हमारी जो एनडीए की सरकार है केंद्र में, मानिए नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, मानिए यहाँ नीतीश जी का विजन है, मानिए सुशील जी का विजन था, अब हम लोग का विजन आएगा। तो इसमें है कि हम माइक्रो लेवल पर काम करें और हर दृष्टि से हम काम को धीरे धीरे आप देखिएगा कि आगे बढ़ते जाएगा। और आप हमें जब हम 1 साल बनाएंगे तो उसमें आप जरूर पूछेंगे कि हम क्या किए हैं। अभी नई सरकार का गठन हुए मात्र 5-6 दिन हुआ होगा। वहीं उन्होंने विपक्ष द्वारा चुनाव में बनाए गए बेरोजगार मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार और नौकरी भी जल्द ही देगी। और नौकरी और रोजगार के नाम पर ही लड़ा गया। बहुत सारे रिक्त पद हैं सरकार के अंदर, सैंक्शन पोस्ट है जिसके अगेंस्ट में बहाली नहीं हो रही है। उसमें एक सवाल और जोड़ना चाहेंगे कि जैसे जो विपक्ष का एजेंडा रहा है चुनाव में, एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है उसके तरफ मुखातिब हुआ है, आखिर उसको कैसे आप केंद्रित करके, मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार को झूठा वादा करने नहीं आता है। एनडीए सरकार को काम करने का
होता है, जो कहता है वो करता है। और एनडीए सरकार में हम बता दें कि आज जो इतिहास रचा गया है कि जो हम गरीब, हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि हमें शौचालय मिलेगा? हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि मुझे उज्ज्वला योजना से गैस मिलेगा? हमारी महिलाएं कभी सोच सकती थी क्या कि जनधन योजना में पैसा आएगा? कितना मजाक उड़ाया गया। हमारी महिलाएं सोच सकती थी क्या कि हमारे बच्चे कोरोना काल में भूखे नहीं मरेंगे? हमारी महिलाएं सोच सकती थी क्या कि हम आज जीविका दीदी बन के 2-2 करोड़ का मास्क बेचेंगे, हम खुद अपने पैर पर सेल्फ बनेंगे? तो ये सारी जो काम है वो 65 वर्षों में नहीं हुआ, और ये सारा काम एनडीए सरकार के माध्यम से हम पूरे देश में, बिहार में हम बनाए। क्या महिलाएं सोच सकती थी कि नल जल मेरे घर में, हम घर में बैठे हुए 400 फीट का हम पानी पिएंगे? तो ये काम दिखाई पड़ता है, गली नली दिखाई पड़ता है, रोड दिखाई पड़ता है। क्या कभी हम लोग जाते थे जब पटना, तो हम लोग अब सारा दिन बेतिया से चलते थे, गाड़ी हम लोग का जहाज पर चढ़ के जाता था। आज वहाँ पर कितने हमारे पुल बन रहे हैं, कितना विकास का काम हुआ। और पूरे बिहार से अगर हम पटना आना चाहते हैं तो 6 से 7 घंटे में हम पटना आ जाते हैं। तो क्या हमें विकास दिखाई नहीं पड़ा? मैं तो उन बच्चों पर तरस खाती हूँ जिन्होंने वोट डाला, ये एम्प्लॉयमेंट के नाम पर, ये उसके नाम पे, क्योंकि ये जो था ये झूठा छलावा है। अगर इस छलावे में अगर कोई नहीं रहता तो जिस समय बिहार सरकार को, अगर एनडीए को जो जनमत मिला है और जब वोट हो रहा था, उसमें साथ में ही भागीदारी होनी चाहिए थी। क्यों नहीं भागीदारी हुई? इसलिए भागीदारी नहीं हुई क्योंकि ये जनता से छलावा कर रहे थे। देखिए, जितना पक्ष का काम है उतना ही विपक्ष का काम है, क्योंकि विपक्ष आईना दिखाता है तो पक्ष खड़ा होकर काम करता है, अपने में अगर कुछ गलतियां हैं तो सुधार करने का कोशिश करता है। वहीं उन्होंने शराबबंदी को लेकर बताया कि बिहार में शराब शुरू नहीं होगा। शराब में संशोधन होगा? शराब में क्यों संशोधन होगा? एक बार बंद हुआ तो बंद हुआ। मांझी जी ने सवाल उठाया था कि ये शराबबंदी मामले में कुछ संशोधन किया जाएगा, उसको ढीला किया जाएगा। ऐसा तो मुझे पता नहीं है। मांझी जी का हो सकता है कहीं हमारे कैबिनेट में जब आएगा तब हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बार जब बंद हुआ और हमारी महिलाएं खुश है उससे, तो फिर क्या जरूरत है मुझे? महिलाओं का जो व्यापक वोट मिला, तो शराबबंदी हुई इसी वजह से मिला। तो क्या वो महिलाओं की इतनी बड़ी समस्या खत्म हुई, एक शराबबंदी ही नहीं हुआ, उन्हें क्या क्या नहीं मिला। हम अभी गिनती करा रहे थे कि शौचालय मिला, उज्ज्वला योजना मिला, उनको नली गली हुआ, उनके साथ में सुरक्षा का सबसे बड़ी भाव सुरक्षा हुआ। और उस सुरक्षा के कारण ही, क्योंकि पहले 5 बजे 6 बजे के बाद जब बेटा नहीं घर में आता था, पति घर में नहीं आता था, तो चिंता लगता था कि मेरा बेटा पति कहाँ है। वो 9 और 10 बजे रात का तो निकल ही नहीं सकती थी, 7 बजे नहीं अपने घर में कुंडी लगाती थी, और आज 12 बजे 1 बजे रात को घूम रही हैं। तो एक बड़ी समस्या उनका ख़त्म हुआ है और आज़ाद हैं और दिन रात आती हैं। आज जीविका दीदी के माध्यम से इतना काम कर रही हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्यमी के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हो, चाहे जलकर के क्षेत्र में हो। शराबबंदी जारी रहे, काम करे, शराबबंदी जारी रहेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा के शोक सभा में शामिल हुई उप मुख्यमंत्री रेणु देवी लोगों के संबोधन के दौरान भावुक हो गई। गोवा की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा के निधन के उपरांत रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शोक सभा सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में शामिल उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी लेखनी से समाज को नई दिशा देने वाली डॉक्टर मृदुला सिन्हा के निधन से शून्यता आ गई है। अपने संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा को याद करते हुए काफी भावुक हो गए। मैं श्रद्धासुमन उनके चरणों में मैं श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। मृदुला जी हम सभी महिलाओं के लिए एक लौह पुरुष थी, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से खड़े होकर एक गांव से चल के और पूरे देश का विश्व विख्यात कहिए, जिन्होंने अपने लेखन से विश्व में चर्चित हुई। मैं ऐसे महिला माननीय मृदुला सिन्हा जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।
और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस शोक सभा में उप मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार, बोछा की पूर्व विधायक बेबी कुमारी, कुढ़नी के पूर्व विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी सहित कई गण्यमान्य अतिथियों ने उन्हें याद करते हुए उनके साथ बिताए क्षणों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सही सीख सही समय पर दी है। उन्हें याद करते हुए औराई के विधायक सह भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि उनकी याद में औराई में आदमकद प्रतिमा के साथ ही पुस्तकालय का निर्माण भी कराया जाएगा। अभिभावक, पूरे भाजपा परिवार के अभिभावक और खास करके औराई विधानसभा की माता स्वर्गीय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी आज नहीं रही। हम सबों को, मुजफ्फरपुर जिला वासियों को, साथ साथ औराई विधानसभा की जनता की ओर से हमारी दिली इच्छा है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और माता स्वरूप हम सबों को ऊपर से ही आशीर्वाद देती रहे, यही हमारी शुभकामना है। रूप से औराई एक धरोहर जगह है, वहाँ पर स्वर्गीय रामवृक्ष बेनी बाबू की धरती है। आज मृदुला जी की वहाँ पर घर है। निश्चित रूप से उनके छोटे देवर यानी रामकृपाल बाबू के छोटे भाई, हमारे कार्यकर्ता, हमारे मित्र अभय बाबू दिल्ली से लौट के आ रहे हैं। हम लोग भी एक प्रोग्राम बनाएंगे, उनके ऊपर जो भी व्यवस्था बन सकता है, जो भी कार्यक्रम हो सकता है और बेहतर क्या होगा, हम सभी लोग परिवार के लोग बैठेंगे, बैठ के उनके लिए निश्चित रूप से यादगार के रूप में कुछ न कुछ बेहतर वहाँ करेंगे। जैसे एक मूर्ति तो लगनी चाहिए, निश्चित रूप से मूर्ति से भी ज़्यादा कुछ और हो, वो भी मैं करने का प्रयास करूँगा। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के ननिहाल पहुंचने के बाद स्थानीय लोग और परिवार के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। रविवार को शहर पहुंची उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जब अपने पैतृक आवास केदारनाथ रोड पहुंची तो पूरा इलाका उन्हें देखने और उनके स्वागत के लिए उभर पड़ा। उनके घर तक का रास्ता भारी भीड़ से भर गया। उन पर फूलों की वर्षा की गई। उनके स्वागत की तैयारियों में पूरा परिवार सुबह से ही लगा हुआ था। उनके परिवार के सदस्यों ने उनका स्वागत फूल माला और आरती उतार कर किया। इसके पश्चात उनके साथ तस्वीर लेने वाले का तांता थमता नजर नहीं आ रहा था। नगर के प्रथम पुरुष मेयर सुरेश कुमार ने भी उन्हें उनके पैतृक आवास पर पहुंचकर बधाई दी। उप मुख्यमंत्री ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान वह उप मुख्यमंत्री नहीं, किसी की बहन, किसी की बहू तो किसी की मौसी या मामी के रूप में नजर आ रही थी। सिटी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि परिवार और संघ से मिली संस्कार के कारण ही वह आज उप मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची हैं। अपने स्वागत सत्कार से वह अभिभूत नजर आई। पहली बार घर पे आए हैं। इस घर की तो बेटी हम लोग ननिहाल में ही हम लोगों का जो है स्कूल वहाँ बीतता था। सारी छुट्टियाँ हमारी यहाँ बीतती थी। आम लीची खाते, पेड़ पौधे पर चढ़ते जाते दिन बिताए यहीं, पढ़ाई लिखाई यहीं हुई। और उसके बाद फिर जब धीरे धीरे आते रहे, आज हमारे यहाँ पर जो हमें संस्कार मिला और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यालय 35 से लेके 72 तक रहा। मेरे नाना नानी, मेरे पूरे परिवार, संघ परिवार के लोग रहे, जो संस्कार है वही संस्कार मेरे पास में है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस जगह पे हैं वो एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में हम यहाँ बैठे हुए हैं और अपने परिवार के सारे लोगों को, अगल बगल के लोगों को, जो हमारे सभी परिवार के, हम तो हमेशा जानते हैं कि हमारा परिवार है, बड़ा परिवार है। और इन सभी परिवार को मुजफ्फरपुर वासी, मेरा मामा मामी, भाई बहन के तरह, चाहे सुरेश भैया हों, चाहे हमारे राम कुमार भैया हों, सारे लोग हमारे सभी भाई भतीजे के तरह, मामा मामी के तरह, हमारे भौजाई के तरह, जिन्होंने स्नेह प्यार हमें दिया है। कोई ऐसी हमारी सारी बहनें जो प्रोफेसर हैं, चाहे वो तारण राय जी हों, चाहे बहुत सारी बहनें हैं, चाहे विजय लक्ष्मी हो, चाहे उनके पापा आज शिवदास जी नहीं रहे, अगर रहते तो उनको भी काफ़ी खुशी होती, जिन्होंने उंगली पकड़ पकड़ के इन लोगों ने ज्ञान दिया है। मेरी मामी आज नहीं है, सबसे बड़ी दुख की बात है जी। मृदुला जी को हम लोग मामी मामी, क्योंकि मेरे साथ मामी का रिश्ता था, मेरी माँ के साथ ननद का रिश्ता था और वो लोग निभाती रही 32 वर्षों तक सब एक। उसके पहले से माँ को प्रसिद्ध था, रामकृपाल बाबू को परिवार से जुड़ाव था, क्योंकि संघ कार्यालय आते थे, सबको इस परिवार से जुड़ाव था।
इस परिवार के सभी लोग सहृदय सारे लोगों को लगाते रहे, लोग भी इन्हें लगाते रहे और करते करते आज स्वागत सत्कार शहरवासियों ने, मोहल्लेवासी पूरे शहरवासियों ने किया है। मैं बहुत उनके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को इतना स्नेह प्यार दिया है। ईश्वर शक्ति दे उन्हें कि इस मुकाम पर जो पहुँचे हैं सभी के कारण। उन सभी के लिए हम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना करते हैं कि हमारे लोग जो हैं खूब खुशहाल रहें, पढ़े लिखे और खूब मुजफ्फरपुर का विकास हो, इसकी मैं शुभकामना देती हूँ। मुजफ्फरपुर से छपरा और सिवान कैश लेकर जा रही वैन ड्राइवर की सूझबूझ के कारण लूटने से बची। लूट में असफल होने पर लुटेरों ने खुन्नस में चालक को गोली मारी। गंभीर स्थिति में अस्पताल में चल रहा है इलाज। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। प्रतिदिन कहीं न कहीं लूट, हत्या तथा चोरी जैसी घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। एक ऐसा ही लूट का मामला सरैया थाना क्षेत्र के बखरा चौक के समीप से आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट के दौरान कैश वैन के चालक को गोली मारकर घायल कर दिया। हालांकि अपराधी कैश वैन को लूटने में असफल रहे। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायल चालक मोहम्मद हाफिज को आनन फानन में इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सिक्योर वैली एजेंसी के भिखनपुरा ऑफिस से कैश छपरा व सिवान ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में कार पर सवार अपराधियों ने कैश वैन का पीछा कर चालक पर अंधाधुंध फायरिंग कर घायल कर दिया। चालक ने घायल अवस्था में कैश वैन गाड़ी को गड्ढे में जाकर जान बचाई। घायल चालक को मोहम्मद हाफिज ने बताया कि वह कैश लेकर जा रहा था। इसी क्रम में सरैया के बखरा चौक के समीप अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया, जिसमें वह किसी तरह गाड़ी को गड्ढे में ले जाकर जान बचाया। क्या स्थिति है आपकी? क्या हुआ था? घटना क्या हुआ था? घटना क्या हुआ था? अच्छा, कितने की संख्या में था वो सब? 5-6 था। सबके हाथ में हथियार वगैरह था। कहाँ से पीछा करना शुरू किया है? वो कार था, कार तेज चल रहा है ना। अच्छा, थोड़ा 10 कदम पीछे आया है, ओवरटेक किया है हमसे। वो हमसे साइड लिया है, आगे जाकर ब्रेक मारा है। अच्छा, सटा के दम रोका है। फिर उसके बाद में हथियार देखे हैं उसके हाथ में, फायरिंग करना शुरू कर दिया। हम गाड़ी मैंने भगा दिए। 5-6 आदमी हो गया। कितने लोग थे आप लोग कार में, कैश वैन वाला गाड़ी में? हम लोग 5 आदमी। अच्छा। वहीं मामले में SSP जयंतकांत ने बताया कि पुलिस की तत्परता से लूट की घटना को असफल कर दिया गया है। इस घटना में कैश वैन चालक को गोली लगी है। इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। SI की तत्परता से जो है ये प्रयास विफल हो गया और जो क्रिमिनल्स थे वो लोगों ने तुरंत कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे ASI ने तुरंत जो है इन्फॉर्म किया और उससे आधा किलोमीटर दूर पे बाकी अन्य लोग मौजूद थे जो कि वहाँ पहुँचे और ये पूरा प्रयास विफल हुआ है। केस में FIR की गई है, आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें जो है एक व्यक्ति को गोली लगी है और ऑलमोस्ट अटेम्प्ट हो गया था, लेकिन वहाँ मौजूद थे एक ASI मौजूद थे, जिनकी वजह से जो है ये पूरा कांड जो है विफल हो गया। ट्रांजिशन डिटेल्स कुछ आया है कैश का? अभी तक के इस बारे में नहीं, वो सील है, उसमें हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इंसिडेंट है कैश वैन के अंदर क्या मौजूद है नहीं मौजूद है उसका वो सील्ड है, वो एकदम ही, और पैसा इंटैक्ट है, कोई भी पैसा गया नहीं है। और आगे का फिर हम लोग सदर थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी, 8 युवक और युवती धराए। सभी को पुलिस ने PR बॉन्ड पर छोड़ा। अक्सर आपने सुना होगा कि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है, लेकिन जब प्यार वासना में तब्दील हो जाए तो उसे शब्दों में चरितार्थ नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही मामला सदर थाना क्षेत्र के IG कॉलोनी स्थित होटल बजरंग रेजिडेंसी में प्रकाश में आया है, जहां शनिवार की दोपहर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के IG कॉलोनी स्थित होटल बजरंग रेजिडेंसी में देह व्यापार का कारोबार चल रहा है। सूचना के आलोक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस ने उक्त होटल पर छापेमारी किया। छापेमारी के दौरान कई प्रेमी जोड़ों का होटल के अलग अलग कमरों से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस द्वारा सभी से कड़ी पूछताछ की गई। उसके बाद सभी जोड़े का ID होटल के रजिस्टर से मिलान किया गया। पूछताछ के क्रम में प्रेमी जोड़ों ने मनगढ़ंत कहानियां बताई।
जब सख्ती से पूछताछ हुई तो सच्चाई प्रकाश में आया कि सभी अपने परिजनों को घर से झूठ बोलकर निकले हुए हैं। आपको बता दें कि इसके पूर्व आईजी कॉलोनी के बगल वाली गली में भी देह व्यापार को लेकर एक होटल में छापेमारी की गई थी, जहां से कई जोड़े प्रेमी युगल को पकड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन के उपरांत लड़कियों को छोड़ दिया गया था, वहीं लड़कों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले में पूर्वी एसडीओ कुंदन कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान कई जोड़े प्रेमी युगल को पकड़ा गया, छानबीन की जा रही है तथा होटल संचालक से पूछताछ किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वहाँ पर कुल मिलाकर के 4 पेयर्स के होने की सूचना मिली थी। मौके पर जानकारी के अनुसार से छापेमारी की गई। थाना अध्यक्ष जो अभी चार्ज में थे सदर थाना के, उन्होंने छापेमारी किया और उन चारों लोगों के बारे में पूछताछ किया गया। पूछताछ के उपरांत सत्यापन के आलोक में उनके गार्जियंस को जो भी लड़कियां थी उनको सुपुर्द कर दिया गया। कोई संगीन मामला इमोरल ट्रैफिकिंग का या कोई ऐसा गंभीर अवांछनीय वस्तु होटल से बरामद अभी तत्काल होने की सूचना नहीं है। अभी तत्काल थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा सराय एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है। अभी फिलहाल होटल का संचालन पर रोक लगा दिया गया है और जांचोपरांत अग्रेतर इस पर निर्देश जारी किया जाएगा। सामान्य बिजनेस है होटल का, उसमें कहीं पे जी बिल्कुल, हमको जैसा लग रहा है कि इन जनरल अभी परेशानी है कि जो होटल्स हैं उनके द्वारा प्रॉपरली पंजी का संधारण नहीं हो रहा है और जो एक उनको नियमित रूप से थाने को सूचना देनी है कि उनके यहाँ कौन से अंतेवासी रह रहे हैं, वो इस होटल के द्वारा भी विगत लगभग 1.5 महीने से उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसको नियमित करने की आवश्यकता है और ये इसी होटल नहीं बल्कि सभी होटल्स जो जिले में संचालित है उसको नियमित कराया जाएगा। लग्जरी वैन लाखों रुपए के साथ 8 शराब माफियाओं को एएलटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक लग्जरी कार में शराब के साथ लगभग 4,20,000 रुपए नकद बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब माफियाओं द्वारा शराब की खरीद बिक्री को लेकर इकट्ठे हुए हैं। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 4,20,000 व शराब भी बरामद की गई है। मामले में नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि शराब व्यवसायी दीपक कुमार व अन्य शराब कारोबारी शराब की तस्करी को लेकर इकट्ठे हुए हैं। इसी के आधार पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई है। इस दौरान शराब के साथ नकदी व 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विगत रात्रि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब व्यवसायी दीपक कुमार हैं एवं अन्य हैं, ये व्यवसाय करते हैं शराब का। उसी के गुप्त सूचना के आधार पे पुलिस के द्वारा रेड किया गया। रेड के दौरान कुछ मात्रा में शराब भी मिला है और 4,20,000 रुपये की भी बरामदगी हुई है। काजी मोहम्मदपुर थाना के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कितनी गिरफ्तारी कितनी है? गिरफ्तारी इसमें टोटल 8 गिरफ्तारी है। भिन्न भिन्न मामलों में गिरफ्तारी है। मॉडल ऑपरेंडी कुछ बता पाएंगे? नहीं, ये तो अनुसंधान का चीज़ है, हम लोग अनुसंधान में। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं में जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 800
24793735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, 1st फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स।
इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाए। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। काटी थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने सेव के भीतर छुपाकर लाई जा रही 300 कार्टून शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर जमकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। शराब माफियाओं व शराब की खरीद बिक्री पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग व पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कांटी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर सेब से लदी ट्रक को जब्त किया है, जिसमें शराब की बड़ी खेप छुपाकर ले जाया जा रहा था। जबकि मौके से टीम ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। मामले में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक में भारी मात्रा में शराब की खेप छुपाकर ले जाया जा रहा था। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने सेब से लदी ट्रक को पकड़ा गया है। इस दौरान ट्रक में छुपाकर रखे करीब 300 कार्टन शराब बरामद किया गया है। साथ ही एक युवक को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए शराब व गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थी कि कांटी थाना में रेलवे गुमटी पार करके गिट्टी का जो भंडारण स्थल है वहाँ पे ट्रक खाली किया जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना तैयारी करके मौके पे वेट किए, मतलब घटना स्थल से थोड़ा पीछे। तो जब ट्रक वहाँ पे पहुँच गया मौके पे, तो फिर हम लोग अचानक औचक तौर पे वहाँ पहुँचे और देखे कि एक ट्रक रुका हुआ है और जिस व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार किए हैं वो भी वहाँ पे मतलब मौजूद है। तो ट्रक का तलाशी लिए। तलाशी लेने पर सेब का पेटी के पीछे शराब छिपा कर रखा गया था, तो कंफर्म हो गया। तो फिर हम लोग ट्रक को जब्त किए। आइडेंटिफाई हुआ है? अभी छानबीन चल रही है कि इसका मतलब मुख्य आरोपी कौन है, अभियुक्त कौन है। तो ऐसे क्या पता चल पाया कारोबारी कौन है? कारोबारी के लिए अभी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और जब क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर हम लोग बता देंगे। एक अरेस्टिंग हुआ है। मौके पे एक व्यक्ति था ट्रक के साथ जो कि मेरे ख्याल से इसी काम से जुड़ा हुआ है, तो उससे पूछताछ कर रहे हैं। वो इसमें जरूर संलिप्त है, इतना श्योर है। कहाँ से नंबर ऑफ कार्टन्स वगैरह का कुछ आइडिया? नंबर ऑफ कार्टन्स में अभी गिनती चल रही है। एक अंदाजा है कि 300 कार्टन के करीब, 250 से 300, या फिर एक अच्छे तरीके से गिनती करने के बाद एग्जैक्ट फिगर बता देंगे। प्राइस एस्टिमेशन वगैरह? प्राइस एस्टिमेशन कितना, 40-40 लाख। छठ पूजा के बाद प्रदेश जाने वाले की भारी भीड़ रेलवे जंक्शन और बस स्टैंड पहुंच रही है। आरक्षित टिकट न मिलने का फायदा उठा रहे हैं ट्रैवल एजेंट। महापर्व छठ में घर आए लोगों की प्रदेश वापसी के कारण बैरिया बस स्टैंड पर रविवार को भारी भीड़ उमड़ी। ट्रेनों में नो रूम के कारण प्रदेश जाने वालों की संख्या बसों की ओर रुख कर रही है, जिसका फायदा बस ऑपरेटर भी उठा रहे हैं। हर दिन करीब 4 दर्जन बसें बैरिया से दिल्ली और अन्य स्थानों के लिए खुल रही है। छठ के बाद रेलवे यात्रियों के सुविधा के लिए नई दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, अहमदाबाद सहित कई जगहों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है, पर ट्रेनों में आरक्षित टिकट नहीं मिलने के कारण प्रदेश वापसी कर रहे लोगों के लिए बस ही सहारा बन रही है। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ संपन्न। बद्री प्रसाद अग्रवाल चुने गए सम्मेलन के अध्यक्ष। रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के नगर शाखा के अध्यक्ष पद का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लगभग 300 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिवक्ता विनोद कुमार अग्रवाल, बद्री प्रसाद अग्रवाल और अर्जुन कुमार अग्रवाल के पक्ष में मतदान किया।
देर शाम मतपत्रों की गिनती हुई। 300 मतदाताओं में से 206 मतपत्र वैध पाए गए, जिसके 176 मत बद्री प्रसाद अग्रवाल को मिली। वहीं विनोद कुमार अग्रवाल को 26 और अर्जुन कुमार अग्रवाल को कुल 4 मत मिले। शाखा के आजीवन सदस्य बद्री प्रसाद अग्रवाल भारी मतों से विजय प्राप्त कर बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। ये बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नगर शाखा मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव है। ये हम लोग का हर 2 साल पे चुनाव होता है और इसमें 3 प्रत्याशी हैं। एक बद्री प्रसाद अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल अधिवक्ता, अर्जुन अग्रवाल, 3 प्रत्याशी हैं। तीनों के बीच में चुनाव चल रही है। ये 3 मतदाता करीब 316 मतदाता हैं। मारवाड़ी हमारे समाज के हैं। हाँ, हमारा नाम मनमोहन दास अग्रवाल, वर्तमान महामंत्री नगर शाखा। महेश्वरी सभा के सदस्यों द्वारा भूमि सुधार मंत्री सह कानून मंत्री रामसूरत राय का किया गया नागरिक अभिनंदन। रविवार को कृष्णा सिनेमा हॉल के सामने वाली गली में श्री महेश्वरी सभा महिला एवं युवा संगठन द्वारा बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार सह विधि मंत्री रामसूरत राय का नागरिक अभिनंदन किया गया। महावीर लड्ढा के द्वारा प्रभु कृपा भवन में उनका स्वागत किया गया। वहीं देवीलाल चांडक के द्वारा अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता की गई। जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र से जीतने के उपरांत भूमि सुधार एवं कानून मंत्री बनाए जाने पर महेश्वरी सभा के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। बनता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उनके नाम पर उनके गांव में या औराई प्रखंड में निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ा मैं करूँगा। जिले के उभरते साहित्यकार प्रत्यूष माधव की नई नोवेल लव स्ट्रक दिसंबर से पाठकों को उपलब्ध होगी। अहियापुर के उभरते साहित्यकार प्रत्यूष माधव की नई नॉवेल जल्द ही जिलेवासियों को अमेजॉन के द्वारा प्राप्त होगी। प्रत्यूष ने पहली बार राज और रिया की लव स्टोरी पर अपनी नॉवेल को लेकर सिटी न्यूज़ से खास बातचीत की। उनके इस उपलब्धि पर पूरा परिवार बेहद खुश है। उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय पर पूर्व में कितनी ही किताबें लिखी गई, पर प्रत्यूष ने बताया कि उनके नॉवेल पूर्व के सभी नॉवेल से अलग है। और शुरू से साहित्यकारों की भूमि रही है और आज हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य के क्षेत्र में उभरते सितारे के तौर पे प्रत्यूष माधव। प्रत्यूष ने इंग्लिश भाषा में अपनी एक नई बुक जो अभी पब्लिश होने के लिए गई है, बहुत जल्द आप लोगों के हाथों में होगी। तो प्रत्यूष बताएं अपने किताब के बारे में, कुछ परिवार के बारे में कुछ। जी, मैं एक लड़का हूँ अपने माता पिता का और मेरी एक बहन है जिसकी गत साल शादी हुई है और मेरी माँ शिक्षिका है, पिताजी वकील हैं। मेरे दादाजी गांव में खेतीबाड़ी संभालते थे। जब मैं कुछ करीबन 7th या 8th में था तो वो गुजर गए, जो मेरे मेंटर रहे हैं लाइफ टाइम। ऑलवेज उनको मैं देख के आगे बढ़ने की सीख लेता हूँ। वो किसी मुसीबत में नहीं डरते थे एंड वही कुछ मेरे पापा में आया है जो मैं कुछ इनकल्केट करना चाह रहा हूँ अपने लाइफ में। और साहित्य के बारे में कि ये एक रोमांटिक नॉवल है जो एक दक्षिण भारत की लड़की और एक उत्तर भारत के लड़के के भी रोमांस की कहानी है। वो भाषा का विवाद जो है सो आज देश में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हिंदी भाषी, नॉन हिंदी भाषी, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और चेतन भगत के 2 स्टेट से कितना अलग होगा? चेतन भगत के 2 स्टेट से काफ़ी अलग है ये स्टोरी लाइन। खैर मर्म तो मैं कहूँगा कि मर्म कुछ हद तक मिलता है क्योंकि उन्होंने भी देश एकता का संदेश दिया है अपनी किताब के। कहीं ना कहीं चेतन भगत से इंस्पायर्ड। जी, कहना कहीं गलत नहीं होगा कि मैं उनसे इंस्पायर हूँ और उनकी तरह लाखों साहित्यकारों से इंस्पायर हूँ मैं। जैसे कि अभी मनोज मुंतशिर साहब हैं, कुमार विश्वास साहब, बहुत सारे अभी हमारे जनरेशन के नए नए कवि हैं। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ। एक फ्रेमवर्क से इंस्पायर हो जाएंगे तो हम उनकी तरह लिखने लगेंगे। इसलिए हम काफ़ी सारे वैरायटी से इंस्पायर्ड होकर एक अपनी किताब लिखे हैं जो दिसंबर 2nd वीक में आएगी। होपफुली आप लोग को अच्छा लगेगा। कुछ बताएं अपने नॉवल के बारे में दर्शकों को, मुझे सिटी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनके साथ कुछ शेयर करना चाहें अपने उपन्यास के बारे में। जी, मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहूँगा कि ये प्योर रोमांटिक कहानी है जिसमें लव का एक पॉल्यूटेड एंगल नहीं दिखाया गया है, एक प्योर एंगल दिखाया गया है और एक देशभक्ति का संदेश है इसमें।
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ट्रू इंडियन होने के वजह से मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने सिटी के प्रति, ये सब कुछ उसमें इनकलकेट किया गया है उस बुक में। और खासकर युवा जो इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक कहानी, ऐसी कहानी है जो युवा पर आधारित है। नाम क्या है आपके नॉवेल? लव स्टक करके नाम है उस किताब की। जो पब्लिशर उसका दिल्ली बेस्ट पब्लिकेशन है, जो दिसंबर 2nd वीक में उसको रिलीज करे। अभी फॉर्मेटिंग वगैरह का काम चल रहा है और जल्द ही 2nd वीक में ऑनलाइन ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर जगह ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए पत्यूस, आपको आपके नए उपन्यास के लिए बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पे इन्होंने जो लव स्टोरी लिखी है, हमें उम्मीद है कि जो भी उसके रीडर होंगे वो उन्हें हाथों हाथ लेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।